हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने देखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हम लोग ने इसके बारे में स्टडी करनी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं। तो जो है हम लोगों ने इसको स्टडी करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों को पहले ये पता है कि अगर हमने भी किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन लिखना है या उसको स्टडी करना है तो उसके मेन स्टेप क्या है। ठीक है, आप लोगों ने जैसे पहले इसको किया है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं। अगर हम इसके पॉइंट्स को देखें तो हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं कि सबसे पहले आपने रेट इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, जब भी हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है किसी के लिए भी तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि उसके लिए रेट इक्वेशन लिखें कि रेट इक्वेशन क्या बनी है कि एक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में जा रहा है, दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं या तीन रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो वो लिखना है। या और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं जिसके रेट जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमने लिखना है कि रेट इक्वेशन लिखनी है। सेकेंड स्टेप हमने देखना है कि उसमें वेरिएबल्स कौन से हैं। ठीक है, ये चाहे पॉइंट्स आप अपने पास लिख लें कि फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या है, रेट इक्वेशन को राइट करना है। सेकंड आपने क्या करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के वेरिएबल्स जितने भी हैं जिसमें चेंज आ रहा है, जिन क्वांटिटीज में चेंज आ रहा है हम वो लिखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि हम वो जो वेरिएबल्स हैं उनकी इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, ये जनरल प्रोसेस है, ये सारी तरह की हमने जो डेरिवेशन करनी है उसके अंदर आएगा। थर्ड प्रोसेस क्या है, उसकी इंटीग्रेशन करें। और आपको पता है जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट आता है, मोस्टली उसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हम फोर्थ पॉइंट पे उस सी की वैल्यू को निकालेंगे जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है हमारे पास, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। और फोर्थ पॉइंट क्या होता है, हम सी की वैल्यू जो है निकालें। ठीक है, सी की वैल्यू निकाल के हम क्या कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो है उसको अंदर पुट करते हैं और वहां से हम फाइनल एक्सप्रेशन लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 मेन पॉइंट्स हैं जो हमने किसी भी रिएक्शन का रेट लिखने के लिए या उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसकी डेरिवेशन करने के लिए ये फॉलो करने होते हैं। तो हम यही पॉइंट्स जो है यहाँ पे फॉलो करेंगे। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो जीरो ऑर्डर का मीनिंग क्या है, द रिएक्शन दैट प्रोसीड एट द रेट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन द इस टर्म एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो है जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब कि हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें या कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दें, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आगे जाके आप देखोगे कि इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, तो फिर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो हमारे पास क्या है, इक्वल हो जाएगा के के। ठीक है, के हमारे पास क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट था या रेट कांस्टेंट था। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब कंसंट्रेशन का इफेक्ट खत्म हो जाता है तो फिर हमारे पास क्या है कि हम जो हमारे पास जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल आ गया रेट कांस्टेंट में। तो हमारे पास अगर हम देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है कि वो रिएक्शन जिसके अंदर जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, तो वो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। इसी तरह इसकी अगर हम जनरल एग्जांपल ले लें तो क्या हो गया, फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इसकी एग्जांपल आ सकती है। या डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड आ गया ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम, मीनिंग इसकी एग्जांपल दी है। इसी तरह हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम और टंगस्टन एज अ कैटलिस्ट इज एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये जस्ट उसकी एग्जांपल दी है। अब हमने क्या करना है, स्टडी करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कि क्या है जिसमें कोई भी एक जनरल रिएक्टेंट है जिसे हम कह रहे हैं कि ये ए है। ठीक है, जब ए किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पे अगर हम टाइम देखें, टाइम के लिहाज से हम इसको स्टडी करें ना, तो टाइम हमारे पास क्या है, जीरो है। मीन रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है अभी या स्टार्ट होने से पहले, जिसे हम बिगनिंग ऑफ रिएक्शंस कह देते हैं। कि क्या है, सारे के सारे रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट की तो कोई कंसंट्रेशन नहीं होगी और ए को हम जनरली ए लिख रहे हैं, स्मॉल ए लिख रहे हैं, जो कि डिटरमिन कर रहा है कि ये इसकी कंसंट्रेशन है मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, जब टाइम गुजरता है कुछ ना कुछ तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन जाती है।
अब प्रोडक्ट बन गई तो जो रिमेनिंग ए की अमाउंट थी उसके अंदर से हम क्या है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को माइनस कर लेते हैं, तो ये अवेलेबल कंसंट्रेशन आ जाती है किसी भी टाइम के ऊपर। तो क्या बन जाता है ए माइनस एक्स। तो पहला हमने काम क्या किया कि हमने रेट इक्वेशन लिख ली यहाँ पे, ठीक है, रेट इक्वेशन लिख ली। और उसके बाद हमने सेकंड पे क्या काम करना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मीन की कंसंट्रेशन को कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए हम इसके लिए इसकी पावर क्या आ रही है, जीरो आ रही है रेट एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या गए, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड टू पावर जीरो। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म कर रहे हैं तो कांस्टेंट आ गया जिसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। अब इस ए की जगह इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह हम किसी भी टाइम पे अवेलेबल कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स, और उसकी पावर क्या हमारे पास जीरो आ गई है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है, चेंज इन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो क्या कितने रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास अवेलेबल है। अब जब इसकी पावर क्या है जीरो है तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाती है, कैंसिल। तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इक्वल किसके होता है, रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। जब हमारे पास अवेलेबल कंसंट्रेशन यहाँ पे जो है वो खत्म हो जाती है तो ये रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाता है। अब हमारे पास जो है स्टेप नेक्स्ट क्या था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या है, चेंज किस किस क्वांटिटी में आ रहा है, एक्स में और टी के अंदर, ठीक है। तो हमने उनको क्या किया, सेपरेट कर दिया कि भी क्या बन गया, डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है। जब इसकी हम इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ पे कोई x की वैल्यू नहीं है और ना ही डिनोमिनेटर में वैल्यू है, ना ही ऊपर कोई x की वैल्यू, तो हम अपनी तरफ से इसको x इज इक्वल टू जीरो भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जब और हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं कि d और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या है कि कैंसिल आउट भी हो सकता है, सिंपल टर्म है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये कोई वैल्यू नहीं है x की, और यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो गए। तो साथ में हम जब इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे रिमेनिंग क्या हो गया, x और ये के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इसकी समझ नहीं आती तो मैं आपको इसको व्हाट्सएप में भी सेंड कर दूंगी, तो ये कोई इशू नहीं है। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है कि हमारे पास जो है यहाँ पे x की वैल्यू जीरो थी, तो यहाँ पे अगर पावर रोल से भी लगाएं तो उसकी वैल्यू x ही आती है, x की पावर 1 आती है और साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालें। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशन यूज कर लेते हैं, यानी कोई ऐसी कंडीशन यूज कर सकते हैं कि जिससे हमारे पास जो है हम इसकी इजीली वैल्यू निकाल सकें, सी की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट जो है उसको यूज कर लेते हैं कि जब टाइम जीरो होता है तो हमें पता है प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो होती है। अगर यही वैल्यू हम पुट करें, x क्या हो जाएगा जीरो और t की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, तो c की वैल्यू क्या आ गई जीरो, यानी जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे अगर c की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट भी करते हैं तो जीरो, तो ये रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू के टी वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो यही हमारे पास क्या है, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब वही हमने 5 स्टेप पूरे किए। तो पहले हमने क्या किया कि रेट इक्वेशन लिखी, सेकेंडली हमने क्या काम किया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स किया, यहाँ पे उसको सेपरेट आउट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि ये हमारे पास dx आ गया और ये dt आ गया। फिर उसकी इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन नेक्स्ट पे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर रहे हैं और इन दी एंड हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को देखें तो इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ये कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब है अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट की वैल्यू होती, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ प्लस माइनस कुछ भी होता तो हमें पता चलता कि यहाँ पे ये ग्राफ जो है ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा बल्कि कहीं ऊपर से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। अब अगर हमारे पास क्या है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, अगर एक्स और टाइम का अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ये हमारे पास क्या y है, ये हमारे पास क्या आ गया t है, जो x आ गया और k जो है इसकी स्लोप आ जाती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं है इसलिए ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा।
ठीक है, स्लोप हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं कि ग्राफ हमने देख लिया, इसके साथ साथ हम यूनिट ऑफ के निकाल सकते हैं। हमने देखा था हर ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के लिए के यूनिट डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक्स किस में ले रहे होते हैं हम, मोल पर डीएम क्यूब में, टाइम किस में होता है, सेकंड में। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो रेट बने हैं मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ठीक है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हम कहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं, कहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यूनिट ऑफ के से। क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के डिफरेंट है, फर्स्ट के लिए डिफरेंट है, सेकंड के लिए डिफरेंट है, थर्ड के लिए डिफरेंट है। तो हमें के यूनिट से पता चल जाता है कि ये कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, अब यहाँ से पता चल गया कि हमें पता लग, अगर ये यूनिट आते हैं तो उसका मतलब है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसी तरह हम हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिनमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो इसका मतलब है हाफ टाइम के ऊपर जो वैल्यू होती है, ठीक है, एक्स क्या होगा कि वो हाफ ऑफ रिएक्टेंट होगा। ठीक है, हाफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए ना प्रोडक्ट के, जितने अगर 100 थे 100 में से 50 जो है वो एक्स में रह गए हैं और 100 में से 50 जो है वो रिमेनिंग। ठीक है, तो यही कहा गया है कि अवेलेबल कंसंट्रेशन क्या आएगी कि अगर ये 1A है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ ए। ठीक है, 0.5A कर दें या 1/2 कर दें, तो यहाँ पे इसको वैल्यूज निकालोगे, अगर यहाँ वैल्यू पुट करें 1 और यहाँ पे 0.5 करोगे तो इन दी एंड हमारे पास का रिजल्ट क्या आएगा 0.5A। या आप सिंपली कह दें कि x की वैल्यू क्या होती है, हाफ ऑफ a होती है। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन थी k इज इक्वल टू x ओवर t। ठीक है, अब t क्या हमारे पास टाइम हाफ लाइफ है वाला टाइम है, t हाफ है तो ये 0.5 हो गया। k इसके साथ क्या हो सकता है कि हम उसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं। अभी भी स्टूडेंट्स आपकी क्लास में अब ऐड हो रहे हैं, मीन 20 मिनट के बाद ऐड हो रहे हैं। स्टूडेंट्स आप लोग ऐसे ना किया करें, टाइम पे सारे स्टूडेंट एक ही दफा ऐड हुआ करें। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो हाफ लाइफ क्या बन जाएगी कि x की वैल्यू है a ओवर 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास रेट कांस्टेंट आ गया। तो अब यहाँ से देखेंगे k क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, इसको खत्म करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाएगा। तो इसका क्या है कि डायरेक्ट हमारे पास जो है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, हर रिएक्शन के लिए ये जो हाफ लाइफ की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसके लिए हमारे पास क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आगे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो क्या किया हमने, फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है ना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी हमने वही 5 प्रोसेस करने हैं कि रेट इक्वेशन लिखनी है, इंटीग्रेशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करने हैं, इंटीग्रेशन करनी है, उसकी इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के बाद जो फाइनल वैल्यू है उसके अंदर पुट कर देना और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल लेनी है। ठीक है, अब क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन of reaction is directly proportional to the concentration of reactant raised to power 1 is called the first order reaction। की जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन के रेस्ट पर जो अगर 1 वैल्यू है हमारे पास तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा। इसकी एक एग्जांपल दी जा रही है कि सक्रोज की कन्वर्शन है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। क्या आपको पता है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं। ठीक है, एक अगर लीवो रोटेटरी है तो ग्लूकोज जो है हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो यहाँ से ऑप्टिकल रोटेशन भी स्टडी की जा सकती है। ये एक्सपेरिमेंट भी है, मेरे ख्याल आप लोगों की क्लास का भी एक्सपेरिमेंट है इसी तरह से कि काइनेटिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट आप लोगों के ऐड हुए हैं। ठीक है, तो वो पोलैरिमीटर से हम शुगर लेके उसकी जो लाइट की रोटेशन है उसको भी स्टडी कर सकते हैं। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं वो उनको मैं एडमिट अभी कर रही हूँ, मैंने किसी को स्टॉप नहीं किया है। तो किसी का इशू आ रहा है तो या नेट का इशू हो सकता है या कोई और इशू हो सकता है, तो अगर कोई आएगा तो वो मैं अभी फिलहाल एडमिट कर रही हूँ उसको। ठीक है,
अच्छा, अब हम इस रिएक्शन के लिए काइनेटिक्स से स्टडी कर लें तो क्या होता है कि जनरल को रिएक्टेंट को सिलेक्ट करें, ए है वो प्रोडक्ट में जा रहा है, सिमिलरली टाइम 0 है तो प्रोडक्ट नहीं है तो ए आ गया, और टाइम जब है कोई भी स्पेसिफिक टाइम है तो कुछ प्रोडक्ट बनेगी और ए माइनस एक्स जो है अवेलेबल कंसंट्रेशन होगी। अब रेट एक्सप्रेशन लॉ क्या था हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के रेज टू पार्ट। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है 1 है, 0 के लिए क्या था 0 था, ठीक है। तो हम सिंपल जो हमारे पास कंसंट्रेशन थी इनिशियल कंसंट्रेशन के बजाय हम उसको क्या कर सकते हैं a माइनस एक्स कर दें, उसकी पावर क्या है 1, प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करें तो ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा पे क्या है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है और इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि वेरिएबल्स क्या है, टाइम और कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये इसके लिए ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये हमारे पास ऊपर चला गया। तो इंटीग्रेशन का साइन आपको पता है कि हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। अब इसका जो सोल्यूशन है सिंपलेस्ट हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा होता है कि अगर हमारे पास क्या हो 1/x हो, मीन डिनोमिनेटर में x है, तो उसका क्या आ जाती है, उसकी वैल्यू जो आती है इंटीग्रेशन की वो बन जाती है लॉग नेचुरल x, ठीक है। अगर सिंपल फॉर्म में कि हमारे पास क्या है, अगर 1/x होता तो उसका आंसर क्या आता था लॉग नेचुरल x, ठीक है। लेकिन अगर अगर अब यहाँ पे क्या है 1/, ये dx को इधर साइड पे रख लिया, ठीक है। अब 1/a माइनस एक्स है, ठीक है। तो अब क्या आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस में रिजल्ट आएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या था 1/x था तो उसका आंसर क्या आया लॉग नेचुरल x। अब हमारे पास क्या है 1/a माइनस एक्स है तो उसका आंसर क्या आएगा माइनस लॉग नेचुरल a माइनस एक्स, मीन यही टर्म लेकिन लॉग नेचर के साथ। तो अब हमारे पास क्या है, अगर ये पॉजिटिव होती यानी a प्लस एक्स होता तो क्या बनता, यहाँ पे भी प्लस आता कि लॉग नेचुरल a प्लस एक्स आ जाता, ठीक है। अब जो हमारी जस्ट इक्वेशन है हम इसी के लिहाज से सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास क्या है कि इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर 1/a माइनस एक्स है तो आंसर इसका क्या आ रहा है माइनस लॉग नेचुरल a माइनस एक्स, और इंटीग्रेशन के बाद जो कांस्टेंट आता है उसे हम c से रिप्रेजेंट करें। अब हमने सेम प्रोसेस ये करना है कि c की वैल्यू निकालनी है। जब टाइम 0 है तो हमारे पास x 0 होता है, वैल्यू पुट करें, टाइम की वैल्यू 0 पुट करें, x की वैल्यू 0 पुट करें, ये क्या बन जाएगा c की वैल्यू क्या बन गई माइनस लॉग नेचुरल a। और हम इस c की वैल्यू को, ये जो हमारे पास इक्वेशन आती है जिसमें हमने इंटीग्रेशन निकाली है तो उस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इस साइड पे क्या आ गया माइनस लॉग नेचुरल a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी और माइनस लॉग नेचुरल a। हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन को रीअरेंज करें, इस साइड पे ये माइनस में उस साइड पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस जो लॉग नेचुरल में है वो डिनोमिनेटर में नेगेटिव वाला जो है वो चला जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। लॉग नेचुरल a और डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स और साइड पे हमारे पास क्या है के टी है। अब ये हमारे पास जो है फाइनल इक्वेशन आ जाती है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन से क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब t को हम नीचे लेके आ सकते हैं, ठीक है, 1/t बन जाएगा। और अगर हम इसका ग्राफ बनाए, ठीक है, हम इसका ग्राफ बना सकते हैं तो ये हमारे पास क्या आ सकती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी आ सकती है। हम डिफरेंट इस इक्वेशन को डिफरेंट वे से अगर इन्होंने यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है, अच्छा स्पेस में नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे। अब इस इक्वेशन को जस्ट रीअरेंज करके हम उससे डिफरेंट वैल्यूज को निकाल सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज को निकाल सकते हैं और डिफरेंट वे से हम इससे 2-3 ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन इक्वेशन हमारे पास क्या है यही आ जाती है कि एक साइड पे अगर हम हमारे पास ये कंसंट्रेशन टर्म आ गई y पे और t हमारे पास क्या x है और यहाँ पे कोई भी इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है ये ग्राफ जो बनेगा तो 0 से ओरिजिन से स्टार्ट होगा, k जो है वो हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू है जिसको हम स्लोप से निकालेंगे। नीचे नेक्स्ट वाले पेज पे आई थिंक ग्राफ भी आ जाएगा, और स्लोप हमें वैल्यू देती है और यहाँ से हम के की यूनिट्स भी निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन से। आपको पता है ये कंसंट्रेशन है और ये नीचे वाली टर्म भी हमारे पास क्या है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी तो ये टर्म हमारे पास खत्म हो गई। 1/t मतलब कि माइनस सेकेंड
जो है के यूनिट है। आपने ऊपर देखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के यूनिट डिफरेंट थे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के यूनिट डिफरेंट है। अगर किसी भी टर्म के साथ के यूनिट के साथ -s1 लिखा हो, -s लिखा हुआ है, मीन पर सेकंड लिखा हुआ है, तो आपको अंडरस्टूड सी बात है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यानी कि हम के यूनिट से डिटरमिन कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमारे पास वैल्यू क्या है कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने पहले हाफ लाइफ की वैल्यू निकाली जीरो ऑर्डर के लिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी जीरो हाफ लाइफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या किया हमने, जस्ट इस टी को उठा के इधर ले गए और के क्या आ गया, इस साइड पे आ गया, ठीक है। और टाइम यहाँ पे क्या है, हाफ टाइम है, जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हाफ आ जाएगी। सिमिलर जो हमने ऊपर देखा a माइनस एक्स क्या है, हाफ ऑफ a है, या x की क्या वैल्यू आती है, वो भी हाफ ऑफ a होती है। तो हम ये जो 1 माइनस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या बना, वो हाफ ऑफ a है और रिमेनिंग हमारे पास a आ गया। अब क्या है, ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है 2, ठीक है, तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये क्या है, a और a कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बन गया हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है, 1/k इज इक्वल टू लॉग नेचुरल 2, ठीक है। जब लॉग नेचुरल 2 की वैल्यूज निकालते हैं तो ये क्या बन जाता है, 0.693/k। तो ये हमारे पास क्या है कि अगर आपको याद हो, भी पीछे हमने देखा कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन की टर्म ही खत्म हो गई है, तो ये हमारे पास क्या बन गया कि ये इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के, ठीक है। और ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के, और इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। स्टूडेंट ये देख लें, अभी भी आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने प्रॉपर टाइम पे ऐड होना है इसके अंदर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जनरल अगर हमारे पास जो मेन इक्वेशन है, यही वाली मेन इक्वेशन, ये वाली, अगर हम इसको माइनस में ले जाएं, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाएगी, क्या बन गया, माइनस के टी, जो लॉग में प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, आपको पता है लॉग नेचुरल को खत्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेते हैं, जिसको हम एक साइड से लॉग नेचुरल खत्म हो जाएगा, दूसरी साइड पे वो जो है एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, दूसरी साइड पे एक्सपोनेंशियल माइनस के टी बन गया, और ये इधर बन गया। अगर हम इस ए को भी इस साइड पे ले जाएं इक्वेशन के, तो क्या बन गया, a माइनस एक्स इज इक्वल टू a इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। अब ये a माइनस एक्स क्या था, अगर आपको याद हो तो ये क्या थी, अवेलेबल कंसंट्रेशन थी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो अवेलेबल कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, वो निकाल सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि एक्सपोनेंशियल है इस टर्म के अंदर और माइनस साइन है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली ये जो है ना डिक्रीज हो रही है, टाइम के साथ साथ हमारे पास जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है। The available concentration of reactant decreases exponentially with the passage of time. हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह अगर ये ग्राफ देख लें कि टाइम का और a माइनस एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, ये इसका, तो ये वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये कोई लीनियर डिक्रीज नहीं आ रहा है, इसमें एक्सपोनेंशियल डिक्रीज आ रहा है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, यही इक्वेशन है। अब इस x को अगर इस साइड पे ले जाएं तो वो प्लस हो गया, और ये प्लस वाली टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी। हमने क्या किया, a माइनस a इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के टी आ गया। अब इन दोनों टर्म के अंदर हमारे पास क्या है, कॉमन है a, तो हमने a को कॉमन कर लिया, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस के टी बन गया। अब यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू को टाइम के साथ देखें, अब टाइम क्या है, इधर माइनस है और यहाँ एक्सपोनेंशियल में भी माइनस है, तो माइनस माइनस की टर्म की वजह से क्या होगा, ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जब हम ग्राफ बनाते हैं x का और t का, तो हमारे पास क्या है कि एक्सपोनेंशियली जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, इंक्रीज हो रही है,
ठीक है। जो अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो थी वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही थी, और अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट जो है, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है हमारे पास, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, यानी हम जस्ट एक ही इक्वेशन को रीअरेंज करने हैं, और रीअरेंज करने से हम डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी कर लें। अब अगर हमारे पास क्या है कि ये जो टाइम है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा टाइम तो हो रहा है, लेकिन साथ क्या माइनस का इफेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियली टर्म जो है बहुत कम होती जाएगी। तो मतलब अब ये समझ ले कि ये टर्म अगर हमारे पास 0 हो जाए, ठीक है, कि जब टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये टर्म खत्म होगी, तो x बाय a क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, या आप ये कह लें x इज इक्वल टू a। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब हमारे पास the first order reaction never get completed because infinite time is required for the completion, के कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जो प्रोडक्ट है वो इक्वल हो जाए रिएक्टेंट के, यानी कि जितने भी रिएक्टेंट थे वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तभी हमारे पास x जो है वो इक्वल होगा ना a के। तो हमारे पास क्या है कि ये उसके लिए कंडीशन क्या है कि टाइम जो है इन्फिनिट होना चाहिए। अब इन्फिनिट टाइम हमारे पास तो आता ही नहीं है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है ना कभी भी कंप्लीट नहीं होते। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए इन्फिनिट टाइम चाहिए, जिसकी वजह से हमारे पास जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो इनकम्प्लीट ही रहते हैं, वो कंप्लीट नहीं होते। अच्छा, हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, आपको पता है लॉग नेचुरल की जो होता है, जो नेचुरल लॉग है, ठीक है, वो अगर हम उसको कन्वर्ट करें लॉग ऑफ बेस 10 वाले में तो उसको 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसकी वैल्यू है। हमने भी यहीं पे क्या करना है कि लॉग नेचुरल को हम सिंपल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो उसके साथ क्या आ जाएगा 2.303 लॉग, बाकी टर्म वही रहेगी a इंटू ए माइनस एक्स के टी। ठीक है, अब अगर हम ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है इधर इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यहाँ से वो कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टर्म में डिवाइड हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे एक्चुअली अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो क्या हो गया, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ ए माइनस एक्स, बाकी ये वाली टर्म इसी साइड पे ऐसी रह जाती है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर ये प्लस में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, माइनस में आ गया। अब ये टर्म हमारे पास माइनस में है, अगर ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। या हम क्या कर सकते हैं, इसको इन्वर्स कर लेते हैं कि ठीक है कि ये टर्म हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव होगी, और ये वाली टर्म हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव आ जाएगी। ये वाली टर्म जो इधर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली टर्म जो है लॉग वाली, लॉग ऑफ ए माइनस एक्स जो है वो दूसरी साइड पे जाएगी तो प्लस हो गई, और ये वाली टर्म जो के वाली है वो दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इंटरसेप्ट की वैल्यू है। ठीक है, यानी जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की इक्वेशन क्या बन जाती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेप्ट हमें पता चल गया कि कोई ना कोई वैल्यू है, तो कोई ना कोई ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, टाइम के अलावा बाकी जितनी भी टर्म है वो स्लोप आ गई। और हमारे पास क्या है, ये देखिए अभी भी बच्चे ऐड हो रहे हैं जब क्लास खत्म होने लगी है। ठीक है, अब क्या है, उसके साथ क्या है हमारे पास, अब ये माइनस साइन है तो इसका मतलब है स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, और वहां से स्लोप से हम k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, k इज इक्वल टू माइनस, ये टर्म माइनस इधर चला गया, स्लोप मल्टीप्लाई बाय जो भी स्लोप की वैल्यू आती है उसको हम निकाल लेते हैं। अब नेगेटिव स्लोप थी तो ये देखिए ये इंक्रीजिंग नहीं आ रहा है, ये डिक्रीजिंग आ रहा है, और दूसरी साइड पे हमने ग्राफ किस किस के दरमियान बनाया, लॉग ऑफ a माइनस एक्स के दरमियान में, और टाइम के लिहाज से ग्राफ बनाया, तो ये आ गई हमारे पास स्लोप, और ये हमारे पास लॉग ऑफ a जो है हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाती है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव स्लोप के ऐसे आता है, और स्लोप से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। k की वैल्यू पता हो तो हम रेट कांस्टेंट का पता हो तो हमें पता चल जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, या क्योंकि हमें उसके यूनिट से पता चल जाएगा, उसकी वैल्यू से पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि अगर हम हमारे पास क्या टाइम डिफरेंट हो,
टाइम T1 हो T2 हो, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी क्या है चेंज हो सकती है। X1 और X2 लिया, अगर हम उनका कंपैरिजन करें तो हम वहाँ पे भी क्या है किसी भी टाइम इंटरवल के ऊपर जो है रेट कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जस्ट वो ये क्या करें, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस करें, आई मीन फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम माइनस करें और फाइनल कंसंट्रेशन से इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस करें, तो क्या हो जाता है ये ए लॉग नेचुरल ए और लॉग नेचुरल ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो प्लस वाली टर्म हो जाती है वो ऊपर आ जाएगी और जो नेगेटिव वाली टर्म है वो नीचे आ जाएगी और के की वैल्यू आ गई और यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो थे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हम जो है उसके ये के कैसे निकालते हैं, के यूनिट्स कैसे निकालते हैं, हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, उससे अवेलेबल कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, और जो है कैसे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस टाइम पे कंप्लीट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या इसी तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, या ग्राफ आपने ओरिजिन से स्टार्ट करना है या फिर आपने इंटरसेप्ट वाले से स्टार्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आ जाती हैं। इसी तरह आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स भी देखनी है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कौन कौन सी एग्जांपल हैं, वो किस किस कंडीशन पे हो रही है। अब हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर डिके है, ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, तो ये आप लोगों ने खुद इसको देख लेना है, सेम वही है, जस्ट वैल्यूज को एक ही जगह पे n यूज किया है और जो a माइनस एन था उसको n से, और जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो n नॉट पे आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर वाली सेम सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, सेम इक्वेशन यूज हो रही है, तो आप लोगों ने इसको खुद देखते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो न्यूमेरिकल हैं छोटे छोटे वो भी आप लोगों ने देख लेने हैं, तो ये भी वही इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम नहीं करेंगे। तो इसके अलावा क्या हो जाता है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि वो रिएक्शन होते हैं, एक्चुअल होते हैं तो हमारे पास क्या है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, लेकिन वो फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। ठीक है, कि अब वो क्यों इसको फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि उनमें कोई ना कोई एक जो रिएक्टेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन में लिया जाता है या वो कांस्टेंट हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इफेक्ट ही नहीं कर रही होती। ठीक है, जैसे हम वाटर ले रहे होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो उसकी कंसंट्रेशन, वाटर क्या है एक्सेस में है, तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो, और अगर हम चेंज कर भी एक्चुअली वो चेंज ही नहीं होती कि इतनी ज़्यादा एक्सेस में है, तो अगर थोड़ा सा यूटिलाइज भी हो रहा है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। तो वहाँ पे रेट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है उस एक्सेस सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन से। तो रेट जो है वो जो दूसरा मटेरियल होता है, जो दूसरा रिएक्टेंट होता है, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हमारे पास क्या है कि ये क्या होते हैं फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को ये ओबे कर रहे हैं, तो इस लेकिन ये फॉल्स हैं। ठीक है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोगों के पास उसकी कुछ क्या है एग्जांपल्स हैं तो उसको भी देख सकते हैं, और अगर हमने एक्सपेरिमेंट करना है तो हमने जो प्रैक्टिकल है उसमें भी मेरा ख्याल है कोई एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें हम जो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स को भी स्टडी करते हैं। मीन सेम इक्वेशन है, जस्ट आपने उसके बारे में स्टडी कर लेना है कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो ये तो था जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर, उसके साथ साथ सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप लोगों ने इसको डिटेल में कर लेना है, इनकी एग्जांपल भी कर लेनी है, ताकि अगर आपको एग्जाम में इसमें से कुछ भी आए तो आप लोगों को ये आना चाहिए। स्टूडेंट, आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।